हाँ जी बेटा, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ये लास्ट चैप्टर है इस कोर्स का, लास्ट चैप्टर है, एक दो चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करने जा रहे हैं हम? देखो बेटा, दीज आर दी एंड प्रोडक्ट। क्या है ये? एंड प्रोडक्ट। देखो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दी एंड प्रोडक्ट एंड इट इज प्रिपेयर at the end of the year. It is prepared at the end of the year to prepare at the end of the year to find out the to find out the to find out the financial performance and position of the business. To find out the financial performance and position of the business. क्या करते हैं इसमें हम? इसमें हम बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। करें? आओ जी, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, ऐसे बोल सकते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। देखो बेटा, इधर दो चीजें। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? अकेला दुकानदार, शॉपकीपर, जिसमें इंडिविजुअल बिजनेसमैन होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल बिजनेसमैन होता है। क्लियर है इतनी बात सबको? अब क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर में दो चीजें बनेगी। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? परफॉर्मेंस। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? और क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? परफॉर्मेंस का पता किससे चलेगा? परफॉर्मेंस का पता एक अकाउंट बना के चलेगा। अकाउंट, कौन सा अकाउंट? सर नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सर कौन से दो अकाउंट होते हैं इसमें? एक कौन सा बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा बनता है? और दूसरा कौन सा बनता है? सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है? सर ट्रेडिंग अकाउंट हमारी ग्रॉस परफॉर्मेंस को बताता है। किसको बताता है? ग्रॉस परफॉर्मेंस को। और पी&एल अकाउंट क्या बताता है? हमारी नेट परफॉर्मेंस को। सर ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है कि हमारे बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस है, और पी&एल अकाउंट क्या बताता है? हमारे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट एंड लॉस है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब प्रोडक्शन के खर्चे माइनस करने के बाद, और नेट प्रॉफिट कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के सभी खर्चे माइनस करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट बचता है। जैसे कई लोगों को भ्रम होता है ना, हमने सर को 1000 रुपए फीस दी, 1000 में सर के हो गए। इनका लगता ही क्या है? इनका लगता ही क्या है? ठीक बात है, एक मार्कर ही तो लग रहा है, एक बोर्ड वो तो फिक्स सेट है। वो कौन सा घिस रहा है? वो घिस घिस के और सफेद हो रहा है और निखर रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? सारा है। पर नेट प्रॉफिट की बात करो भाई साहब, रेंट देना है, सैलरी देनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, दुनिया भर के खर्चे हैं। तो आपके दिए हुए हर 100 रुपए में से 25 या 30 रुपए मेरी जेब में एज अ नेट प्रॉफिट बन के पहुंचते हैं। बाकी तो सब इस ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे माइनस करने में चले जाते। लेट सपोज 10 लाख रुपए की सेल करी, सर्विसेज करी, तो 3 लाख रुपए बच गए। हाँ जेब में। तो साल में ना 3 लाख रुपए क्या, ठीक है सही है। हाँ बेटा, चलो इधर देखो बेटा, इधर देखो, समझ गए? ग्रॉस प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? जो हम ईयर एंड पे बनाते हैं। कब बनाते हैं? ईयर। क्या बताती है हमारी? और हमारी क्या बताती है? परफॉर्मेंस का पता कैसे चलता है? ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट बना के। क्या बना के? दोनों कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट है? क्या बताते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। परफॉर्मेंस पता चल रही है। क्या पता चल रही है? दूसरी चीज क्या बनती है? पोजीशन का पता कैसे चलता है? बैलेंस शीट बना के। क्या बना के? तो इसका मतलब बोलो, बैलेंस शीट इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक पोजिशनल स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है बेटा? एक बैलेंस शीट इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट। इसमें हमें क्या तीन बातों को पता चलेगा कि 31 मार्च को बिजनेस में कितनी एसेट्स, कितनी लायबिलिटी और कितना कैपिटल है। कितनी एसेट, कितनी लायबिलिटी और कितना कैपिटल।
परफॉर्मेंस और पोजीशन। पोजीशन का पता कैसे चलता है? बैलेंस शीट बना के। बैलेंस शीट किसके बारे में बताता है? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में बताता है। हाँ या ना बोलो। इतनी बात में मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? पक्का चले? हाँ, इतना एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या हेडिंग डाल लीजिए? क्या होता है लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट। तुम पहला अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या नाम है इसका? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम है इसका बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। लिखवा रहा हूं, लिखो। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ट्रेडिंग अकाउंट कैसा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल, हाँ जी लिखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट लाइन लिखो, इट इज प्रिपेयर to calculate the gross profit and losses of the business. It is prepared to calculate the gross profit and losses of the business. It is prepared to calculate the gross profit and losses of the business. क्या कैलकुलेट करके देता है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ जी, इट इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट। इट इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है? इट इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है? एक पीरियोडिक स्टेटमेंट है जिसके अंदर जो बैलेंस आते हैं ना पूरे साल के आते हैं। बैलेंस किसके आते हैं बेटा? पूरे साल के आते हैं। किसके बैलेंस आते हैं? पूरे साल के। आओ जी बेटा फटाफट आओ। तो ये ना ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ये क्या है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट? अभी एक एक चीज लॉजिकली समझाता हूं, पहले एक बार ध्यान से देख लो। तो ये रहा बेटा, डेबिट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। ट्रेडिंग अकाउंट है, पीरियोडिक स्टेटमेंट है, इसलिए लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। इसमें जो बैलेंस आएंगे वो किसी एक दिन के नहीं होंगे, वो पूरे साल के होंगे। बेटा फोन लेके ना राइट ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है? अब फोन मत निकालना बेटा एक बार भी क्लास में। ये देखो, डेबिट में क्या आएंगे? सारे के सारे दुख आएंगे। क्या आएंगे? सारे के सारे, मतलब एक्सपेंस और सर। क्रेडिट में सारी की सारी क्या आएंगी? खुशियां, इनकम, गेन और क्या आएगा सबसे पहले यहाँ पे? टू ओपनिंग स्टॉक। क्या आएगा बेटा? जो साल के शुरू में स्टॉक पड़ा है। अच्छा बात बताओ, आप पहले क्या बेचते हो? जो पिछली बार का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस बार का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। पहले उसको बेचोगे ना, पहले उसको बेचोगे, फिर उसके बाद क्या शुरू करोगे? और सामान खरीदोगे। हाँ या ना? बड़ा सिंपल सा फंडा है। कई बार मम्मी बोली देती है कि बेटा वो राजमा पड़े हैं, अभी यही खा लो आज ब्रेकफास्ट में। दोपहर को लंच में कुछ अच्छा नया बना लूंगी। अभी सुबह क्या बनाना? अभी तो पड़ी थी रात की दाल थी, सब्जी थी, तो पहले उसको फिनिश कर लो। तो आपके पास जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का क्या बन गया? पहले आप इसको यूज करोगे या इसको बेचोगे, फिर आप और सामान खरीदोगे। तो दैट इज टू परचेज। कौन सी परचेज सर? कैश। और कौन सी? और इसमें से माइनस क्या करोगे? परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। हाँ या ना? That is called net purchase. That is called cash purchase, credit purchase और less purchase return. Purchase expense है, purchase क्या है? इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट। क्या कर दिया इसको? क्रेडिट में क्या आएगी? बाय सेल्स। कौन से वाली? कैश वाली। कौन सी वाली? क्रेडिट वाली। और लेस क्या करोगे इसमें से? सेल्स रिटर्न, या इसे क्या बोलते हैं? रिटर्न। ये क्या आ गई बेटा? नेट सेल्स। क्या आ गई? नेट सेल्स। हाँ या ना? दूसरा, यहाँ पे लास्ट में आपके पास आखिरी में क्या बच जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दोगे। क्लोजिंग स्टॉक को लेके एक छोटी सी बात है, मेरी बात समझना। कॉस्ट बोलो, कॉस्ट, एनआरवी, whichever is lower, whichever is, बोलो क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी शोन एट
कॉस्ट और नेट रिलायजेबल वैल्यू, नेट विच एवर इज लोअर, विच एवर इज। मेरा 10,000 का स्टॉक है, 12,000 का बिकता है, किस पे शो करूं, 10 पे या 12 पे? मेरा 10,000 का स्टॉक है। अब स्लो मूविंग आइटम है, स्लो मूविंग भी नहीं, डिसकंटिन्यूइंग आइटम है। कौन सी आइटम है? मान लो मैं विजय सेल्स हूं। कौन हूं मैं? मेरे पास आज भी 10 पीस टेप रिकॉर्डर पड़े हैं, 20 पीस सीडी प्लेयर पड़े हैं, 50 पीस पुराने वाले टीवी पड़े हैं जो पीछे से इतने बड़े होते थे। आज बिकेंगे? आज बिकेंगे भी तो बहुत नॉमिनल से प्राइस पे। 20,000 वाला टीवी 2,000 का बिकेगा, हाँ या ना? वो भी हाथ जोड़ के बेचने पड़ेंगे, ले जा यार 2,000 ही दे दियो चल बस। तो आप उसको 20 पे शो करोगे या 2 पे? 2 पे। तो कॉस्ट और रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज, समझ गए? ये हमने कहा पढ़ा था, बोलो। चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चले तो क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक को किसमें शो करेंगे? कॉस्ट और रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कहां पढ़ा था हमने इसको? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 इनकम स्टेटमेंट, याद है पढ़ा था? इनकम स्टेटमेंट में, सॉरी उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म, उसमें कहा था हमने क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब यहां पे क्या आएंगे? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएंगे बेटा? क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस? लिख लो एक बार, इस फॉर्मेट को नोट मत करो, पहले लिखो एक बार, इसके लिए स्पेस छोड़ दो। लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are related to the purchase and production of goods, which are related to the purchase and production of goods। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं? सामान खरीदने से या उत्पादन से, प्रोडक्शन करने से। सर एग्जांपल्स, wages paid to laborers, लिखो बेटा, wages paid to labor, wages paid to labor, power, fuel, factory rent। हाँ जी, लिखो बेटा, इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के उदाहरण है पावर, फ्यूल, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, हाँ जी हाँ जी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। नेक्स्ट आगे, and any other expenses which are related to the, or any other expenses, or any other expenses which are related to the, which are related to the purchase and production, which are related to the purchase and production। किससे रिलेटेड है? परचेज से और प्रोडक्शन से। वो सभी खर्चे क्या कहलाएंगे बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नहीं आएगा, वेजेस आएगा। आप समझो, मैं एक एक करके समझाता हूं। पहला वर्ड क्या लिखा है आपने? वेजेस। क्या लिखा है आपने? वेजेस। वेजेस देते हैं लेबर को, और लेबर पाई जाती है फैक्ट्री में, और लेबर के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल, इसलिए खर्चा कहां आएगा? ट्रेडिंग में। और सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय प्रोडक्शन नहीं करता, एम्प्लॉय हमारी हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, एम्प्लॉय हमारी हेल्प करता है सामान को बेचने में। तो वो P&L का खर्चा है, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ट्रेडिंग में आएंगी वेजेस। क्या आएंगी? वेजेस। एक होती है पावर, एक होती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है बेटा? एक पावर होती है, इलेक्ट्रिसिटी। पावर होती है जो फैक्ट्री में यूज होती है, 440 वोल्ट का करंट, झटका,
जोर का झटका हाय रे ऐसे लगा, है ना गाना, तो हाय जोर से लगा। तो कभी आप फैक्ट्री में देखना, कभी फैक्ट्री गए हो तो एक बहुत बड़ी मोटी कलर की ब्लैक कलर की वायर जा रही होती है मीटर तक, वो 440 हेवी करंट है, वो फैक्ट्री में यूज होता है। और ऑफिसेज में और घर में क्या यूज होता है, ऑफिस और घर में क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, 220 वोल्ट ऑल्टरनेट करंट। ऑफिस में सबसे बड़ी मशीन क्या है बताओ, एसी। और फैक्ट्री में जाके देखो सर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स, आप उन बड़े बड़े, अच्छा आप कभी आपने देखा है जो एसी का प्लग है वो भी पावर के सॉकेट में लगाते हैं, वो लगी हुई ऊपर। उसी प्रकार से बड़ी बड़ी मशीन्स को चलने के लिए बड़ी हैवी पावर लोड चाहिए होता है, वो पावर होता है। तो यदि पावर का बिल है तो फैक्ट्री का बिल है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो वो ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है। तो पावर आएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। समझ गए मेरी बात को? मतलब अगर पावर आएगी तो नहीं वो फैक्ट्री का हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी होगी तो नहीं आएगा, ऑफिस का हो गया। अब समझो, उसी प्रकार से बताओ वेजेस आएंगी, वो वेजेस आएंगी, सैलरी आएगी, सैलरी नहीं आएगी। अच्छा सर वेजेस और सैलरी आएगी, हाँ, क्योंकि पहला वर्ड क्या है, वेज, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस आएंगी। अब सुनो, पावर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर आएगी। समझ गए? दोबारा समझाऊं, सबको समझ आ गया अच्छे से ना? क्योंकि पहले वर्ड को कंसीडर करते हैं, किसको कंसीडर करते हैं, समझो। अब सुनो, एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। एक क्या होता है, पहले तो समझो कैरेज कार्टेज फ्रेट होता क्या है। कैरेज कार्टेज फ्रेट तीनों का मतलब अभी ऐसे समझ लो, किराया भाड़ा, किराया। एक होता है फैक्ट्री, रॉ मटेरियल सिर पे रख के लाते हो कि वो से ट्रक व्रक से आता है, टेम्पो से आता है ना, तो वो है कैरेज इनवर्ड। क्या है वो कैरेज? अब सुनो, फिनिश गुड बना के शोरूम तक पहुंचाते हो, ये है कैरेज आउटवर्ड। क्या है कैरेज? यदि रॉ मटेरियल को ला रहे हो और उस पर कोई किराया भाड़ा खर्च कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड, क्योंकि जब तक माल आएगा ही नहीं तो प्रोडक्शन कैसे होगी। तो कैरेज इनवर्ड आएगा पर कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड आएगा पर कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा जी। सर कैरेज आउटवर्ड खरीदने से रिलेटेड खर्चा नहीं है, बेचने से रिलेटेड है, क्योंकि लोग हमारी फैक्ट्री में आके माल नहीं लेके जाएंगे, लोग हमारे शोरूम से माल उठाएंगे, और शोरूम तक पहुंचाने में सेल्स का खर्चा है, परचेज का खर्चा नहीं है, प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है। तो कैरेज इनवर्ड आएगा, कार्टेज इनवर्ड आएगा, फ्रेट इनवर्ड आएगा। साइलेंट होगा तो भी आएगा, यदि लिखा है कैरेज तो आएगा, लिखा है फ्रेट तो आएगा, कार्टेज तो आएगा। यदि साथ में वर्ड का जुड़ा हुआ है आउटवर्ड तो नहीं आएगा। अब समझ गए? एक होती है पैकिंग, क्या होती है, पैकिंग ऑन परचेज, पैकिंग ऑन सेल्स। पैकिंग ऑन सेल नहीं आएगा, परचेज आएगा। सुनो सुनो, क्या होती है, एक होती है असेंशियल पैकिंग, क्या होती है, एक होती है अट्रैक्टिव पैकिंग। क्या होती है, असेंशियल, अट्रैक्टिव। असेंशियल जिसके बिना प्रोडक्ट फिजिबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता, उसका वजूद ही नहीं है, वो क्या है, असेंशियल पैकिंग। ये पेप्सी बॉटल पकड़ा था पीछे थम्स अप की, आप समझो, यदि ये बॉटल में ना आए, यदि ये पेप्सी बॉटल में, ये थम्स अप बॉटल में ना आए तो इसका वजूद ही नहीं है। आप सोचो, आप शॉप, आप मम्मी ने कहा कि बेटे घर में गेस्ट आए हैं, एक थम्स अप ले आओ, आप घर से डोलू लेके गए, उसने आपको ड्रम में से 2 लीटर थम्स अप दे दी, आए हाय वो तो मीठा शरबत है, इस बोतल में नहीं है तो उसके प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी नहीं है। आप टूथपेस्ट लेने गए, उसने कहा घर से कटोरी लाए अपनी, उसने कटोरी में आपको ऐसे करके दे दिया, और सुबह सुबह सब उससे ब्रश लगा के, ब्रश आए हाय कितना अनहाइजीनिक सा है। तो वो जो उसकी टूथपेस्ट की ट्यूब है वो क्या है, बोलो, असेंशियल पैकिंग, उसके बिना प्रोडक्ट फिजिबल ही नहीं है। प्रोडक्ट एक होती है अट्रैक्टिव पैकिंग, आप देखते हो जो ट्यूब है वो असेंशियल पैकिंग है, ट्यूब के ऊपर भी एक कार्टून का बॉक्स होता है जिसके ऊपर बड़े चमचमाते हुए दांत होते हैं, क्या है वो, अट्रैक्टिव पैकिंग। उसको देख के हमारा मन करता है यार कोलगेट ले लो, ये वाला पेप्सोडेंट ले लो जिसमें क्रिस्टल जेल्स होते हैं, लगता है मेरे भी दांत कैटरीना कैफ जैसे हो जाएंगे, इतने साल बंद हुए नहीं, वो होंगे भी नहीं भाई साहब, वो होंगे किसी और चीज से, ठीक है, वो होंगे लौंग से, नमक से और
सरसों के तेल से, और वो हम करेंगे ही नहीं। बेटे होने को तो पेट्रोल से भी हो जाते हैं पर फिर कुछ दिनों में हाथ में आ जाते हैं, फिर वैसे फिर जॉ लाइन यहाँ पहुंच जाएगी सोचो क्या होगा फिर, कैसे लगोगे। चलो आओ, ठीक है, चलो आओ, चलो बस बस अब समझ गए। एक वर्ड है रॉयल्टी, क्या बेटा? रॉयल्टी। बुक दिखाओ टीएस ग्रेवाल की। अच्छा बुक किसकी है ये? टीएस ग्रेवाल की। टीएस ग्रेवाल कौन है सर? एक टीचर है, टीचर है, टीचर, ठीक है जी। राइटर है, टीचर है, ऑथर है, ठीक है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी सारी बुक प्रिंट करके फैक्ट्री लगा के मशीन लगा के हर स्कूल हर दुकान दुकान तक पहुंचा सके। तो ये काम किसने किया उनके लिए? पब्लिशर ने, सुल्तान चंद एंड सन्स ने। ये रहा सुल्तान चंद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड। कहां पे इनकी फैक्ट्री? 24 दरियागंज, नई दिल्ली। तो इन्होंने कहा भाई साहब आप एक काम करो, ये काम आप छोड़ दो, आप टीचर हो, आप पढ़ाने वाले हो, आप कंटेंट पे काम करो, बिजनेस पे काम मैं करता हूं। आप बस मुझे राइट दे दो, आप मुझे राइट दे दो कि आपकी बुक मैं छाप सकूं, और आप ये राइट सिर्फ मुझे एक्सक्लूसिवली दे रहे हो, किसी और को नहीं दोगे। ठीक है जी। ग्रेवाल साहब ने कहा मुझे 20 रुपए पर बुक दे दो। 20 रुपए जैसे एक बुक बनेगी वैसे ही 20 रुपए किसके अकाउंट में चले जाएंगे? टीएस ग्रेवाल के। अब चाहे कुछ हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो। तो ये क्या ले रहे हैं सुल्तान टीएस ग्रेवाल जी? क्या ले रहे हैं? रॉयल्टी। ठीक है, क्या ले रहे हैं? रॉयल्टी। बोले सर जितने की मर्जी बिके, मेरा तय हो गया कि एक बुक बनते ही मैं 20 रुपए लूंगा। दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक है सुल्तान, इसने कहा, सुल्तान चंद ने कहा कि भाई साहब मुझे लगता कि आपकी बुक बिके, मुझे लगता है कि आपकी बुक बिके, मार्केट में चले, तो मेरी तो जब तक किताब बिकेगी नहीं ना तब तक मैं 20 रुपए आपको नहीं दूंगा। दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी ऑन सेल्स। वो फिर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। पर इनका तो भाई साहब, इनका तो नाम से माल बिकता है, तो ये रॉयल्टी कैसे लेते होंगे? ऑन प्रोडक्शन। एक किताब बन गई, मेरे को मेरे 20 रुपए दे दो। बताओ तुमने इस साल कितनी बुक छापी? उसने कहा 10 लाख। क्या भैया 20 लाख, 2 करोड़ रुपए मेरे को दे दो। क्लियर है? ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक? अब देखो, अब इस अकाउंट को क्या कर दो, तो सर उनके आगे इनहेरिटेंस को मिलते रहेंगे वो सारे पैसे। चले, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यदि आप सेल क्लोजिंग स्टॉक बड़ा हुआ है छोटा हुआ, तो यहां से क्या निकल आएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल आएगा? ग्रॉस ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। ये प्रॉफिट अगले अकाउंट पी एंड एल अकाउंट में चला जाएगा, हाँ या ना? और यदि ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा हुए, सेल क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ, तो यहां से क्या निकल आएगा? बाय ग्रॉस लॉस। क्या निकल आएगा? ग्रॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल, इफ एनी। यदि हुआ तो। किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? पक्का क्लियर है यहां तक? ये आपके सामने, इसको आप फॉर्मेट को नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर इसको समझेंगे और गहराइयों में जाके इसको समझेंगे। नोट कर लीजिए। हाँ जी आओ बेटा, फटाफट आओ। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन है 18.57। 18. निकाल लिया सबने पेज? पेज नंबर 18.57, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2। मिल के बुक का है भाई? प्रभु आगे आ जाओ कहीं। ये तो बेटा हमारी नजर पड़ गई आप पे, है ना? ये तो आप तो बैठे थे आराम से। चलो आओ चलो ध्यान से देखो बेटा, क्या लिखा है? सेकंड पढ़ो, क्या लिखा है बताओ? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करके दिखाओ? पढ़ो। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 25,000। पुट कर दो। ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो बेटा? नहीं बेटे नहीं, ओपनिंग नहीं बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को कहा है उसने, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट ही तो बनाएंगे। नहीं ऐसे नहीं करना बेटा। ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ? 25। आगे बताओ क्या गिवन है? फ्रिज एंड पैकिंग। अच्छा फ्रेट तो डायरेक्ट खर्चा है ना? कितना है फ्रेट बोलो? आगे बोलो। कितनी सेल्स है? 1,90,000 की सेल्स है। आगे बोलो।
Goods purchased during the year. कितने? 1,40,000. 1,40,000 40,000. बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? 30,000. 30,000। ठीक है जी, क्लोज कर दो इसे। क्या कर दो इसे बेटा? आगे भी इधर पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल. पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ऑन सेल्स है, ऑन परचेज होता तो मैं जरूर उसे कंसीडर करता। आगे चले। 1,90 और 30 कितने होते हैं? 2,20। 1,25, 1,40 और 10 कितने हैं? ये 2,20 ही आ गया। 2,20 में से माइनस करो तो ये क्या आ जाएगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। कितना बेटा? 40। यस और नो? किसी को डाउट? सेल्स 1,90, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फ्रेट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 45,000। कितना आ गया बेटा? 45। किसी को कोई डाउट यहां तक? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 45। क्लियर है इतनी बात? अब इसको लॉजिकली समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं। अभी तक तो सिर्फ हमने फॉर्मेट में पुट करना सीखा। अब एक काम करो, 10 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ बोर्ड पे मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। कुछ एनालाइज करते हैं। एक रेशियो होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या होती है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपीआर। क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू में 100। बताना ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 45,000। सेल्स कितनी है? 1,00,000 इनटू में करना 45 डिवाइडेड बाय 190 क्या आता है? 45 डिवाइडेड बाय 190 23 पॉइंट कुछ आएगा। करना, करो तो सही, करो करो करके बताओ क्या आ रहा है। बताओ बताओ। 68%। बस बस, क्या मतलब है इसका? बताओ, बोलो। हर 100 रुपए की सेल में 23 रुपीस का, 24 रुपीस का अप्रोक्स, अप्रोक्स कितने रुपए का? 24 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। 24 रुपए का क्या है? यदि मैं 100 रुपए का सामान बेचता हूं तो 23 रुपए 68 पैसे मेरे को क्या बच जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बच? परसेंटेज। हाँ, हो सकता है ऐसे कैलकुलेट करें। तो ये समझ आ गया क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। आगे चले। एक चीज और बता दो आपको, दैट इज कॉल्ड सीओजीएस। क्या बेटा? क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बताओ कि जो सामान बेचा है आपने, जो सामान आपने, उसकी लागत कितनी है? उसकी लागत कितनी है? सामान को बेचने की लागत क्या है? समझो, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने गुड्स सोल्ड किए हैं उनकी कॉस्ट क्या है? बताओ क्या कॉस्ट है? आपने कितने की सेल्स करी है बताओ, और उसमें से आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,90,000 में से ग्रॉस प्रॉफिट 45,000 है। कितना है? इसका मतलब 1,45,000 रुपए कॉस्ट आ गई। बोलो हाँ या ना? भाई मैंने मैंने 1,90,000 की सेल करी, उसमें से मुझे प्रॉफिट कितना हो गया? बोलो। उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया 45 का। इसका मतलब वो जो सामान की कॉस्ट कितनी थी? 1,45,000। कितनी थी? 1,45,000। दोबारा समझाओ, 1,90,000 की सेल करी, उसमें से मुझे मेरी बचत कितनी है? 45। तो वो सामान की कॉस्ट कितनी है? अब समझे? फिर समझे? एक और फॉर्मूले से समझे। साल के शुरू में आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? आपने परचेज कितना किया, आपने डायरेक्ट एक्सपेंस कितने कर दिए, और साल के आखिरी में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है। आपके पास साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक कितना है? 25। आपने कितने की परचेज करी, आपने डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के करे, और आपके पास साल के आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 25 पहले था, 1,40 का और खरीदा, 1,65। 1,65 में 10,000 रुपए खर्च हो गए उसको बनाने में। 1,75, 175। 175 में से आज भी अनसोल्ड स्टॉक कितना पड़ा है? 30,000। तो कितने का सामान बन कर बिक गया? 45। दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स। हाँ या ना? तो दो फॉर्मूले हैं सीओजीएस के, सेल माइनस
ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या किसी को इस बात पे कोई डाउट है? पक्का? सोच लो, इतना नोट करो, फिर आगे की स्टोरी समझाता हूं। आओ जी, ध्यान से देखो बेटा, बस अब बात ध्यान से सुनो, बात ध्यान से सुनो बेटा। ठीक है जी, आओ बस भाई ध्यान से सुनो। देखो बेटा, ये ट्रेडिंग अकाउंट कुछ भी नहीं है। यदि आप याद करो तो हमने एक चैप्टर पढ़ा अदर बुक्स। क्या पढ़ा? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में हमने पढ़ा कॉट रामी, COTRAME, C फॉर क्लोजिंग एंट्री, O फॉर ओपनिंग एंट्री, T फॉर ट्रांसफर। तो उसी का जो C था ना, C वो क्लोजिंग एंट्री है। और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, क्लोजिंग एंट्री कर रहे हैं। यहां पे लाकर हम अपने सभी टेम्परेरी नेचर अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? क्या होता है टेम्परेरी नेचर अकाउंट्स? टेम्परेरी नेचर अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स देयर बैलेंस इज क्लोज्ड विद इन द सेम अकाउंटिंग ईयर इन विच दे आर ओपनड। वो उसी फाइनेंशियल ईयर में क्लोज हो जाएंगे जिस साल वो ओपन हुए। सर कुछ उदाहरण दो, कुछ बताओ कौन से टेम्परेरी नेचर अकाउंट होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये पांचों टेम्परेरी नेचर अकाउंट है। टेम्परेरी नेचर अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनके बैलेंस उसी साल में क्लोज हो जाते हैं जिस साल में वो ओपन होते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण से बात समझाता हूं, आपको समझ आएगी, क्लिक करेगी। जब आप पूरे साल परचेज करते हो तो क्या कहते हो? परचेज टू कैश या परचेज टू क्रेडिटर? परचेज टू कैश कहते हो तो कहते नहीं हो, परचेज बुक में कैश बुक में लिखते हो। और परचेज टू क्रेडिटर लिखते नहीं हो, परचेज बुक में लिखते हो। हाँ या ना? फिर परचेज बुक से क्लोज होकर कहां चला जाता है? परचेज के लेजर में, परचेज के लेजर से ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो फिर से बात करते हैं। जब आप पूरे साल सामान खरीदते हो तो क्या बोलते हो? परचेज अकाउंट डेबिट। हाँ या ना? कैश में खरीदोगे तो परचेज टू कैश, उधार में खरीदोगे तो परचेज टू सप्लायर क्रेडिटर। तो बार बार अनेकों बार, हजारों बार आप उस परचेज को क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो। अब ईयर एंड पे उस परचेज को रखना है या खत्म कर देना है? कहां से खत्म करना है? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम परचेज को क्लोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और एंट्री क्या कर रहे हैं? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, बोलो टू परचेज अकाउंट। हाँ या ना? वो जो परचेज पूरे साल डेबिट हुई थी, अब उसे क्रेडिट करके हमने क्या कर दिया? खत्म। सर क्यों खत्म कर रहे हैं? कारण तो बताओ खत्म करने का। क्योंकि मैं ईयर एंड पे अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, इसलिए मैं सभी टेम्परेरी नेचर अकाउंट्स क्लोज कर दूंगा एक ही जगह आके, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में। अब चलो, सेल करते हो पूरे साल, क्या एंट्री करते हो? कैश टू सेल या डेटर टू सेल्स? कैश टू सेल्स या डेटर टू? हाँ या ना? सेल आपने पूरे साल क्रेडिट करी, ईयर एंड में रखनी है, खत्म करनी है। कैसे खत्म करोगे बताओ? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल अकाउंट डेबिट टू, समझ रहे हो? सेल्स अकाउंट डेबिट टू, बात खत्म बस। आपने पूरे साल में फ्रेट पे करी है, क्या एंट्री करी होगी? फ्रेट टू कैश 10,000, फ्रेट टू कैश, फ्रेट के डेबिट बैलेंस है, खर्चा है, रखना है, खत्म करना है। कहां से खत्म करना है? काहे ट्रेडिंग से खत्म क्यों करना है? क्योंकि वो डेबिट हुई थी, अब क्लोज करने के लिए क्या करोगे? तो एंट्री क्या करोगे? ट्रेडिंग टू फ्रेट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू। और ट्रेडिंग से क्यों क्लोज होगी? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? एक और बात बताता हूं, मैंने आपको साल भर में गलत पढ़ाया एक चीज, दैट इज कॉल्ड लेजर्स। मैंने आपको परचेज सेल के लेजर में क्या करता था? CDBD करता था। क्या करता था? मुझे स्नेहा ने बोला कि सर हमारी मैडम ने ट्रेडिंग अकाउंट से करवाया है। किससे करवाया है? आपने तो CDBD करवाया है। स्कूल और कोचिंग में यही छोटा सा फर्क है। स्कूल बात कह देता है, बता देता है, उसके पीछे के लॉजिक और कॉन्सेप्ट को नहीं बताता, कहता भैया यही है, बस ऐसे ही है। और कोचिंग बेचारा अपनी बात बोल के ना, उसको उस बात पे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। और आप उस टाइम बहुत छोटे थे, मई जून में, जुलाई में, जब हमने क्या करा?
लेजर्स पढ़ा, तब मैं आपको कहता कि परचेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से बंद होगा, सेल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से बंद होगा। आप कहते सर हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, आप ये बताओ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तब हम बहुत छोटे थे इस बात को करने के लिए कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पर आज हमें बात समझ आ रही है। आज मैं अपनी गलती सुधारते हुए ये बात बोल रहा हूं कि परचेज और सेल एक्सपेंसेस, फ्रेट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, these all are not CDBD, उनमें CDBD नहीं होगा। उनको कहां से क्लोज किया जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। कहां से क्लोज किया जाएगा? देखो CDBD का मतलब होता है कैरेट डाउन होके अगले साल में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, और वो उसी चीज का होता है जिसके बैलेंस अगले साल जाते हैं, और अगले साल बैलेंस उसके जाते हैं जो हमारे परमानेंट नेचर अकाउंट होते हैं। कौन होते हैं सर? ये परमानेंट कौन होते हैं? जिनके बैलेंस अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। दैट इज कॉल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड। देखो आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा, मशीन अकाउंट एक साल के लिए बनाया कि कई सालों के लिए बनाया? क्या होता था? सीडी का बीडी, सीडी बीडी, सीडी बीडी करते थे ना। 18 में मशीन खरीदी, फिर 19 में, फिर 20 में, फिर सीडी बीडी, फिर 21 में, फिर सीडी बीडी 22 में लेके जा रहे थे ना। वो परमानेंट नेचर अकाउंट है जिनके बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगे, उनका सीडीबीडी होगा। और जो टेम्परेरी नेचर अकाउंट्स हैं, कौन से हैं? कौन से हैं? एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट। These all expenses and incomes are to be closed within the same accounting year in which they are opened. समझ गए? टेम्परेरी नेचर अकाउंट्स को रखा जाता है कि क्लोज कर दिया जाता है? कहां से? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से, सो दैट कि हम क्या कर सके? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट। अच्छा सर, अब हमें समझ आया। हमारी स्कूल वाली मैडम परचेज को, सेल को, खर्चों को, डायरेक्ट खर्चों को ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करती थी। मुझे इन्होंने बोला भी, मैंने कहा बेटा नहीं, मुझे नहीं पता अभी मैडम क्या ट्रेडिंग P&L कर रही है, पर एक दिन आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। तो आज वो शुभ घड़ी आ गई जब मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आती है? लिखो बेटा, लिखो बेटा, क्लोजिंग एंट्री लिखो बेटा, लिखो क्लोजिंग एंट्री। क्या लिखो बेटा? क्लोजिंग एंट्री। हाँ जी, क्लोजिंग एंट्री। तो बताओ ओपनिंग स्टॉक की क्या एंट्री होगी? बोलो, ये देखो बोर्ड पे देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। हाँ है ना सर? परचेज की क्या एंट्री होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की क्या एंट्री होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलो हाँ या ना? सर सेल्स की क्या एंट्री होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ या ना? सर क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होगी? असेट है ना? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो हाँ या ना? सबको समझ आती है? पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स और हाँ या ना? आगे चलते हैं बेटा। दो मिनट बाद नोट करना, पहले मेरी बात सुन लो। ये देखो लेजर देखो सामने। अच्छा वहां बताओ, परचेज पूरे साल डेबिट हुई, क्लोज करने के लिए क्या करोगे? तो एंट्री क्या बनी? ट्रेडिंग टू परचेज। पूरे साल डायरेक्ट एक्सपेंस जब भी खर्चा करते हो तो खर्चे को डेबिट किया, अब खर्चे को क्या कर दोगे? तो ट्रेडिंग टू डायरेक्ट एक्सपेंस। सेल को पूरे साल क्या किया, अब क्या करोगे? तो सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट को बंद कर दो। किसको बंद कर दो? क्लोज कर दो। क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट को ही बंद कर दो। ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करके क्या आएगा? प्रॉफिट या प्रॉफिट आएगा तो क्या लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट
टू ग्रॉस प्रॉफिट। सर प्रॉफिट को क्रेडिट ही तो करते हैं, और लॉस को क्या करते हैं? तो क्या लिखोगे? ग्रॉस लॉस डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और आगे चल के ट्रेडिंग अकाउंट किस में जाके क्लोज हो जाएगा? P&L में। किस में जाके क्लोज हो जाएगा? P&L में। किसी को कोई डाउट यहां तक? पक्का क्लियर है? तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा आज। ये पढ़ा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी सीखी, सीओजीएस निकालना सीखा। ये पढ़ा कि ये अकाउंट कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक क्लोजिंग एंट्री है, और क्यों की जा रही है? ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। अब स्कूल में जाके पूछना फ्रेंड्स से कि भाई बता टेम्परेरी नेचर अकाउंट्स कौन से होते हैं और उनका क्या किया जाएगा। ठीक है जी, 2 मिनट बैठ जाओ बेटा, 2 मिनट बैठ जाओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पहले बताओ? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू।